जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं? हाउ आर यू? जी देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं कल्पना? सर धारा 219। धारा 219 सीआरपीसी हम देख चुके हैं और आज जी की सर। क्लास में धारा 220 को देखते हैं कि 220 क्या कहता है। 220 ऑफ सीआरपीसी। तो 220 बात कर रहा है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। एक अपराध से अधिक अपराधों के लिए विचारण की बात करता है 220। तो देखते हैं 220 क्या कहता है। इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि इफ़ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन more offences than one are committed by the same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offence। देखिए, ये कह रहा है कि यदि एक ही समयभार में कोई एक एक्ट के दौरान एक से अधिक यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उन अपराधों के लिए धारा 220 के अनुसार एक ही ट्रायल चलेगा। प्रत्येक अपराध के लिए सुभिन्न ट्रायल नहीं चलेगा, डिफरेंट ट्रायल नहीं चलेगा। ये कह रहा है कि यदि परस्पर संबंध ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही समव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। तो सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एक ही समयवार होना चाहिए, एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही कृत्य में, एक ही कृत्य के अनुसरण में एक से अधिक अपराध किए गए हों तो। इज दैट क्लियर? अभी 220 की मेन बॉडी पढ़ते हैं, फिर इसके इलस्ट्रेशन समझेंगे। तो इलस्ट्रेशन से आपको ये धारा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन चार्ज विद वन और मोर ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी as provided in subsection 2 of section 212 or in subsection 1 of section 219 is accused of committing for the purpose of facilitating or counseling the commission of that offence or those offences, one or more offences of falsification of accounts, he may be charged with and tried at one trial for every such offence। तो उपधारा 2 कह रही है कि जब धारा 212 की उपधारा 2 में या धारा 219 की उपधारा 1 में उपबंधित रूप से आपराधिक न्यायभंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को शुक्र बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों का अभियोग है, तब उस पर प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। कुछ समझ आया भाई? उपधारा 2 क्या कह रही है? पीछे हम धारा 212 पढ़ के आए हैं, उसकी उपधारा 2 में भी हमें बताया गया था कि भाई यदि ऐसे अपराध हैं तो उसका जॉइंटली विचारण किया जा सकता है। 219 की उपधारा 1 में क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोग है जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर ही किए गए हों। ये चीज़ हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, बड़े स्पष्ट तरीके से समझाया था 219 हमने आपको। तो यदि ऐसी अवस्था है तो अगर कोई व्यक्ति इन अपराधों को शुक्र बनाने के लिए क्या कर रहा है, लेखाओं में मिथ्याकरण भी कर रहा है, तो इनके साथ साथ उस पर उस अपराध का अभियोग भी जॉइंटली चलाया जा सकता है। यदि कोई उसमें लेखाओं में मिथ्याकरण करेगा तो कहाँ जाएगा वो?
झूठे लेखा तैयार करना। जी गुलसेर। यस सर। जी साहिल खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम साहिल खान जी। सर गुड इवनिंग। ये Very- साहिल खान नहीं, मैंने लैपटॉप खोला, एडवोकेट मुगल आजम। अच्छा मुगल आजम हैं आप। जी सर। अच्छा ओके, आप लैपटॉप से हैं, वहाँ दूसरी आईडी है आपकी। यस सर, यस सर। फोन चलिए आते हैं बार बार क्लाइंट्स के, फिर दिक्कत होती है सर। हाँ, तो उपधारा 2 अभी आगे इलिस्ट्रेशन देखेंगे तो उनसे कनेक्ट करेंगे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। उपधारा 3 देखते हैं। कह रहा है इफ द एक्ट्स अलेज्ड constitute an offence falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, the person accused of them be charged with and tried at one trial for each of such offences। उपधारा 3 कह रही है कि यदि अभिकथित कार्यों से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की जिससे अपराध परिभाषित या दंडनीय हो, 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। क्या समझे? देखिए धारा 220 सीआरपीसी हम पढ़ रहे हैं और 220 सीआरपीसी ये बता रहा है कि एक ही ट्रांजैक्शन में यदि एक व्यक्ति के द्वारा एक ही ट्रांजैक्शन में एक से अधिक अपराध किए जा रहे हों तो उन सभी अपराधों के लिए एक ही आरोप लगाया जा सकता है और एक ही उसका परीक्षण किया जा सकता है। एक ही आरोप में उस पर जो है विभिन्न हेड के आरोप लगाकर उसका ट्रायल जो है वो सिंगल ट्रायल चला जा सकता है, ये बता रहा है 220। उपधारा 4 कह रही है कि इफ several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence constitute when combined a different offence, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offence constituted by such acts when combined, and for any offences constituted by any one or more of such acts। उपधारा 4 कह रही है कि यदि कई कार्य जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं, मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। ये उपधारा 4 कह रही है। उपधारा 5 कह रही है कि नथिंग कंटेंड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। और ये कह रही है कि इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता की धारा 71 पर प्रभाव न डालेगी। धारा 71 में क्या पढ़ा था हमने कल्पना? 71 आईपीसी क्या कह रहा था? सेवेंटी-वन आईपीसी सर याद नहीं आ रहा। किसी के याद हो क्लास में? मुगल आजम जी। सर जैसे कई ऑफेंस होते हैं एक साथ जिनमें पनिशमेंट सेम होती है, तो उनमें किसी एक के लिए ही दंडित किया जाएगा। जैसे हाँ कोई भी चीज और स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए, हाँ अच्छा तो जब कोई दूसरा व्यक्ति मदद करता है हाँ तो वो जितने भी अपराध एक साथ हुए हैं उनमें से एक कॉमन दंड दिया जाएगा उनको। अच्छा सही कह रहे हैं कल्पना। कुछ याद आया 71 के बारे में? हाँ सर उसमें ये था कई अपराधों से मिलकर कुछ ऐसे ही था। जी 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 भाई
कहीं ऐसा तो नहीं है वो कि एक मारपीट में अगर आपने 50 बार किसी पे किए तो आपको 50 बार अलग अलग 323 के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, एक बार ही किया जाएगा। क्यों? अरे एक मारपीट में आप हमले तो कई सारे कर सकते हो ना। क्यों? चलिए अब इलिस्ट्रेशन इसके देखते हैं। इलिस्ट्रेशन आपको इस धारा को 220 को अच्छे से क्लियर कर देंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर ए इसका कह रहा है, ए रेस्क्यूज बी अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एंड इन सो डूइंग कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू सी a constable in whose custody B was. A may be charged with and convicted of offences under section 225 and 333 of the Indian Penal Code. ये कह रहा कि कै एक व्यक्ति खे को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में है छुड़ाता है और ऐसा करने में कांस्टेबल गे को जिसकी अभिरक्षा में खे है घोर प्रति कारित करता है के पर भारतीय दंड संहिता की धारा 225 और 333 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और दोषित किया जा सकेगा। क्या समझे भाई? एक ही व्यवहार में उसने दो अपराध किए। एक तो 225 में किसी को वैध अभिरक्षा से छुड़ाया जाना किया, वो तो 225 में आ गया। और साथ ही जो कांस्टेबल उसको रक्षा कर रहा था जिसकी अभिरक्षा में था उसको उसने उपैती भी कारित कर दी। तो उस पर एक ही ट्रायल में एक ही चार्ज बना दिया जाएगा। 225 का चार्ज भी बनेगा, 333 का चार्ज भी बनेगा और उसको जॉइंटली एक ही ट्रायल में निपटाया जाएगा मामले को। हालांकि उसके द्वारा दो अलग अलग अपराध किए गए। कल्पना क्लियर हुआ कुछ? सर कुछ जी। मुगल आजम जी आपको क्लियर हुआ? ये जो इसका इलस्ट्रेशन है। जी सर बिल्कुल। जब कोई आदमी कंटिन्यूएशन में कोई अपराध करता है, जैसे पहले उन्होंने उसको उसकी अभिरक्षा से छुड़ाया 25, फिर उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज किया 333, क्योंकि 333 इसलिए लगा क्योंकि वो उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा में था। भाई 333 में उपैती, वैसे तो देखो जो ग्रीवियस हर्ट है वो कहाँ है? सामान्य व्यक्ति अगर किसी को सामान्य व्यक्ति को आप ग्रीवियस हर्ट करेंगे तो 326 में आएगा। लेकिन यदि कोई लोक सेवक है उसको ग्रीवियस हर्ट करेंगे तो वो 333 में जाएगा, है ना? अब अगला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर बी कह रहा है, ए कमिट्स हाउस ब्रेकिंग बाय डे विद इंटेंट टू कमिट एडल्ट्री एंड कमिट्स इन द हाउस सो एंटर्ड एडल्ट्री विद बीज वाइफ, ए मे बी सेपरेटली चार्ज्ड विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 एंड 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये कह रहा कि 6 दिन में गृह भेदन इस आशय से करता है कि जारक्रम करे और ऐसे प्रवेश के लिए गृह में खे की पत्नी से जारक्रम करता है कै पर भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 497 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकता है और दोषित किया जा सकता है। हालांकि 497 जो धारा है वो फ़िलहाल निलंबित अवस्था में है, जैसा कि आप जानते हैं। 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये आप सभी भली भांति जानते होंगे। किस केस लॉ के द्वारा किया गया है? सर जोसेफ वर्सेस फारासन, कुछ ऐसे केस है। जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जी सर, 2018। तो 497 का चार्ज अब नहीं बनेगा क्योंकि 497 इज़ नो मोर, मतलब कि कानून की किताब में तो लिखी हुई है, लेकिन
दैट इज़ अंडर सस्पेंशन, निलंबित अवस्था में है। और जब कोई निलंबित अवस्था में होता है तो क्या वो ड्यूटी नहीं कर पाता है अपनी। क्लियर है कोमल? जी सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बैठी बस आपको सुन रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, आपको बुखार उखार चल रहा है शायद, है ना? हाँ जी, मैं 2 दिन से एडमिट थी। अरे, क्या वायरल है या कुछ और समस्या है? हाँ जी सर, बस वायरल ही है। प्रवीण शर्मा के यहाँ एडमिट थी संडे परवीन मंडे। परवीन शर्मा के यहाँ तो तुम अच्छे आदमी को भेज दो, वो भी एडमिट ही हो जाएगा। हाल इतना बुरा हो रहा डॉक्टरों के यहाँ, हाँ जी, वहाँ तो नंबर भी नहीं आ रहा। ना नंबर आ रहा और हालात बड़े गंभीर हैं। चलो भगवान आपको स्वस्थ करे जल्दी जी। इलेक्शन नंबर सी के, हाँ कुछ कह रहे हो? क्वेरी है क्या? मान लो इसको एग्जाम में पूछा जाए और जिस केस लॉ से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है और उसका वहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो तो फिर क्या लिखा जाएगा इसमें? देखिए, पहली बात तो एग्जामिनर को ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए कि वो निलंबित सेक्शन के संबंधित सवाल पूछे, और अगर पूछ ले तो आप जो है फिर अपनी जो धारा में लिखी हुई बात है वो भी लिख दो और फिर साथ में केस लॉ भी बता दो कि वर्तमान हालात ये हैं। पहली बात तो ऐसा सवाल आने की संभावना नगण्य है, लेकिन फिर भी यदि कोई ज़्यादा शाना एग्जामिनर ऐसा सवाल दे दे तो फिर आपको दोनों मत रख देने हैं वहाँ कि भाई ये चीज़ अकॉर्डिंग टू एक्ट तो ये बात है, लेकिन फ़िलहाल जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा 497 को चूँकि निलंबित अवस्था में रख दिया गया है तो उसका तो चार्ज बनेगा नहीं फ़िलहाल, ये स्थिति रहेगी। ठीक है? और अगर मान लीजिए पीटी में आ रहा है और एमसीक्यूज़ में आ रहा है तो फिर तो आप एक्ट के अनुसार जवाब दे दीजिए भाई, अगर वो ऐसी बात कोई पूछ रहा है तो। सी कह रहा है ए entices B, the wife of C, away from C with intent to commit adultery with B and then commits adultery with her. A may be separately charged with and convicted of offences under section 498 and 497 of the Indian Penal Code. तो ये कह रहा है कि कै इस आशय से खे को, जो गे की पत्नी है, फुसलाकर गे से अलग ले जाता है कि खे से जारक्रम करे और फिर वह उससे जारक्रम करता है। कै पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और 497 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। वहाँ इस इलस्ट्रेशन में भी वही बात आ रही है। 498 तो है किसी पत्नी को फुसलाकर भगा ले जाना, लेकिन 497 जो जारक्रम है वो यहाँ वही बात जो पहले इलस्ट्रेशन में हमने समझाई वही बात यहाँ है कि 497 जो है वो अभी एग्जीक्यूशन से बाहर है, उस पर कोई मामला बनेगा नहीं फ़िलहाल। डी कह रहा है ए हैज़ इन हिज पोजेशन सेवरल सील्स knowing them to be counterfeit and intending to use them for the purpose of committing several forgeries punishable under section 466 of the Indian Penal Code. A may be separately charged with and convicted of the possession of each seal under section 473 of the Indian Penal Code. ये कह रहा है कै के कब्जे में कई मुद्राएं हैं। मुद्राएं आप जानते होंगे, मोहर जिन्हें कहते हैं देसी भाषा में, सील, मोहर, ठीक है। और जिन्हें वह जानता है कि वे कूटकृत हैं। कूटकृत आप सभी जानते हैं, फोर्ज्ड, कूट रचना के द्वारा बनाई गई सील, ठीक है। और वह इस आशय से रखता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 466 के अधीन दंडनीय कई कूट रचनाएं करने के प्रयोजन से उन्हें उपयोग में लाए। कै पर प्रत्येक मुद्रा पर कब्जे के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 473 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता है और वो दोषित किया जा सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, बोलो भाई। प्रीति, वेलकम इन क्लास।
अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ई ये कह रहा है विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू बी ए इंस्टीट्यूट्स आ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम नोइंग दैट देयर इज नो जस्ट और लॉफुल ग्राउंड फॉर सच प्रोसीडिंग एंड ऑल्सो फॉल्सली एक्यूज बी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस knowing that there is no just or lawful ground for such charge, A may be separately charged with the convicted of 2 offences under section 211 of the Indian Penal Code। ये कह रहा है कि ख को क्षति कारित करने के आशय से उसके विरुद्ध दांडिक कार्रवाई यह करते हुए संस्थित करता है कि ऐसी कार्रवाई के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है। मतलब कि किसी व्यक्ति पर एक तरह से मिथ्या केस बनाने की बात कर रहा है कि मिथ्या आरोप लगा रहा है उस पर और उस पर ऐसी दांडिक कार्रवाई कर रहा है जिसके लिए उसके पास कोई लॉफुल बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, आधारहीन है, विधिपूर्ण आधार उसके पास नहीं है। और ख पर अपराध करने का मिथ्या अभियोग यह जानते हुए लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आरोप नहीं आधार नहीं है। क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अधीन दंडनीय 2 अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। क्या समझे? सर एक बार रिपीट करो प्लीज। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक बार रिपीट करें सर प्लीज। देखिए, ये कह रहा है कि ख को क्षति कारित करने के आशय से क उसके विरुद्ध दांडिक कार्रवाई यह जानते हुए संस्थित करता है कि ऐसी कार्रवाई के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है। और ख पर अपराध करने का मिथ्या अभियोग यह जानते हुए लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है। क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अधीन दंडनीय 2 अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा। क्या समझे? इंडियन पिनल कोड की धारा 211 क्या कहती है? 211 आईपीसी क्या कहती है, एक बार बताएं। व्हाट डज इट से? कल्पना, 211 आईपीसी के विषय में बात हो रही है इस इलस्ट्रेशन में। और 194 की, हाँ, क्षति कारित करने के आशय से क्या आरोप कुछ ऐसे ही है। हाँ, और 194 क्या कह रही है? 194 में क्या है? मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना सर इन कोर्ट है। हाँ, इन कोर्ट। भाई पहला काम तो वो उस पर एक फर्जी केस बना रहा है तो 211 के तहत तो उस पर वहाँ मुकदमा चलेगा। और फिर वो कोर्ट के अंदर आके उसने बयान भी दे दिया तो 194 उसके लिए लगेगी। समझ रहे हो ना? सर 182 आईपीसी 182 की कार्रवाई भी करते हैं। नहीं, 182 की कार्रवाई तब होती है मुगल आजम जी, जब आपने मान लीजिए पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज की और पुलिस ने ये पाया कि आपका मामला झूठा था, कोर्ट तक बात पहुंची ही नहीं, तो 182 की कार्रवाई उस अवस्था में की जाती है। समझे? हाँ, उसमें मामला कोर्ट तक नहीं गया। आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ, मतलब ए ने बी के खिलाफ पुलिस में एक एफआईआर की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाया कि ए की जो एफआईआर थी वो झूठे तथ्यों पे साबित वो थी आधारित, ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं, कोई केस हुआ ही नहीं। तो कोर्ट पुलिस क्या करेगी? पुलिस उनमें चार्जशीट की बजाय एफआईआर भेजेगी, है ना? और एफआईआर भेजने के बाद फिर 182 की कार्रवाई पुलिस करेगी, वहाँ कोर्ट तक मामला नहीं पहुँचा। तो सर जो 211 कहता है तो 211 ये जो दांडिक कार्रवाई के लिए जानते हुए वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो केस। हाँ, कोर्ट में आप देखिए, पुलिस के अलावा भी और साधन है ना कोर्ट में केस दायर करने की। कंप्लेंट फाइल कर दी आपने किसी के खिलाफ, है ना? ठीक है सर। आप कंप्लेंट भी तो फाइल कर सकते हैं ना। हमने पीछे पढ़ा है सीआरपीसी की धाराओं में कि मजिस्ट्रेट के पास जो है संज्ञान लेने के 3 आधार हैं। कौन सी धारा में है कल्पना? सीआरपीसी 190।
हाँ 190 एक में क्या है, 2 में क्या है और 3 में क्या है? सर पहले में परिवार से संबंधित है, और दूसरे में पुलिस रिपोर्ट से संबंधित है, और तीसरे में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा या सो मोटो अपनी स्वयं प्रेरणा से भी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं किसी घटना का। जी सर। है ना? चलिए बहुत अच्छा। तो सर हाँ कोमल बता। इस्तगासा क्या होता है? इस्तेगासा वही होता है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लेंट केस, प्राइवेट केस, है ना? समझ आ गया इस्तेगासा? कोर्ट के अंदर परिवाद दाखिल करना, उसे इस्तेगासा बोला जाता है। ये उर्दू का शब्द होना चाहिए। क्यों मुगल आजम जी? इस्तेगासा शब्द है जी, उर्दू और अरबी का मिल गया सर। हाँ। तो नेक्स्ट वन कह रहा है, ए विद इंटेंट टू कोज इंजरी टू बी फॉल्सली एक्यूज हिम टू हैविंग कमिटेड ऑन offences knowing that there is no just or lawful ground for such charge. On the trial, A gives false evidence against B, intending thereby to cause B to be convicted of a capital offence. A may be separately charged with and convicted of offences under section 211 and 194 the Indian Penal Code. ये हमने बताया है कि 211 में और 194 में उसको चार्ज किया जा सकता है और उसके लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है। और द नेक्स्ट वन है जी, ये कह रहा है ए विद 6 others commits the offences of rioting, grievous assault and assaulting a public servant, endeavouring in the discharge of his duty so such to suppress the riot. A may be separately charged with the convicted of offences under section 147, 325 and 152 of the Indian Penal Code. ये कह रहा कि 6 अन्य व्यक्तियों के सहित बलवा करने, घोर पैती करने और ऐसे लोक सेवक पर जो ऐसे बलवे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक होने के नाते कर्तव्य का निर्वहन करने में कर रहा है, हमला करने का अपराध करता है। पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 325 और 152 के अधीन अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। क्या समझे? देखिए, एक ही ट्रांजैक्शन में अपराध हो रहे हैं, अलग अलग अपराध हो रहे हैं। 220 हमें यही समझा रहा है और ये इलस्ट्रेशन भी यही क्लियर कर रहे हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन में अलग अलग अपराध अगर हो रहे हैं तो उन अलग अलग अपराधों के लिए अलग से ट्रायल नहीं चलेगा। उसी ही संविभाग के तहत एक ही चार्ज फ्रेम किया जाएगा और एक ही परीक्षण में उनको यह है कि चार्ज उन पे ABC करके एक ही चार्जशीट में आएगा, ये धारा लगी हैं, और उनको जब चार्ज पढ़ के सुनाया जाएगा तो उनको बताया जाएगा कि आपने इस धारा का अपराध ये किया है, फिर उसके साथ साथ इस धारा का अपराध ये किया है। तो ये क्या है? ये न्यायालय की समय बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। नहीं तो क्या होता कि अलग अलग घटना के लिए, अलग अलग धाराओं के लिए, अलग अलग अपराधों के लिए एक भिन्न विचारण चलता। तो ये बहुत पहले ही हमारे यहाँ जटिलता है, समय इतना किल होता है न्यायालयों के अंदर। अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत विकट परिस्थिति होने वाली थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही समयवार में भले ही अलग अलग अपराध हो रहे हों, उनके आप चार्ज बनाएं और उनको जॉइंटली निपटाएं। चार्ज पृथकतः बनाए जा सकते हैं लेकिन एक ही समयवार में बनाए जाएंगे और उनके लिए एक ही ट्रायल में उनको निपटाया जाएगा। क्योंकि क्या है कि व्यक्ति भी वही हैं, पीड़ित भी वही हैं, साक्षी भी वही हैं, सारा कुछ तो एक ही है। अपराध अलग अलग बन रहे हैं, वो बात ठीक है, उसके लिए चार्ज अलग अलग बना दिए जाएंगे, पृथक बना दिए जाएंगे, लेकिन परीक्षण जो है उनका जॉइंटली करके दोष सिद्धि की जा सकती है। दोष सिद्धि या जो भी रिजल्ट निकले, भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हर चार्ज जो है वो दोष सिद्धि की तरफ ही जाए। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? भाई किसी के ऊपर आरोप लगा के आपने परीक्षण शुरू किया, तो परीक्षण शुरू होने के बाद कितने परिणाम निकल सकते हैं बताएं?
कोर्ट के अंदर कोई मामला आया, कोर्ट ने आप पे आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद कितने परिणाम निकल सकते हैं? मेरा सवाल समझे कि नहीं समझे? सर दोषी सिद्ध किया जा सकता है या बरी हो सकता है। अगर मान लो दवा हॉस्टाइल हो जाता है कोर्ट उसको उस टाइम एक्विट भी कर सकती है। देखो दोषी सिद्ध भी किया जा सकता है, वो तो सर एविडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ, जैसा एविडेंस आएगी वही वो है। मैं वो संभावित परिणाम ही तो कह रहा हूँ मैं भाई। जैसे एक क्रिकेट मैच दो टीम्स के साथ होता है, ऐसे समझिए इसको। तो दो जो टीम लड़ रही हैं आपस में, तो उसमें कितने रिजल्ट संभावित हैं भाई? एक टीम, दोनों टीम जीत के लिए खेल रही हैं, ये तो निश्चित है। तो एक टीम की जीत भी हो सकती है, उसकी हार भी हो सकती है। दो परिणाम, एक तीसरा परिणाम भी निकल सकता है। वो क्या होता है? अरे मैच टाई भी तो हो जाते हैं। दोनों टीमों का स्कोर बराबर होने पे मैच टाई भी तो होते हैं। तो सर मान लो एविडेंस ऐसी है कि जज चाहे सजा भी कर सकता है, जज साहब चाहे। जी, आज की क्लास को हम तकनीकी समस्या के कारण यहीं विराम देते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट।